नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास से हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन लेकर आ रहे आईएस का भारत पर आक्रमण पार्ट 2। आज के पार्ट 2 में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आईएस जैसी दरिंदी शैतानी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमानवीय तरीके से इंसानों को कुचल देती है और इस्लाम के आधार पर पूरे विश्व को या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करके आने के लिए घोषित कर चुकी है। ऐसे में आज का विषय है, क्या हमारा समाज उसके लिए तैयार है? कल हमने बिंदास के पहले एपिसोड में चर्चा की थी कि भारत का पुलिस प्रशासन और सरकारी व्यवस्था कितनी सक्षम है आईएस से लड़ने के लिए, और आज का विषय है समाज कितना तैयार है। आखिर ऐसा समाज जिस समाज ने वैसे तो हजारों साल तक लड़ाइयाँ की, लेकिन इसको हमेशा के लिए कोई गुलाम नहीं बना सका। इसकी परंपरा तो शौर्य की है, इसकी गाथाएं तो वीरों की है, लेकिन न जाने पिछले 65 सालों में ये सोचा गया है, भूल सा गया है। और ऐसे में एक दरिंदी वहशी हैवानी ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन जब भारत में आएगा तो वो इस हिंदुस्तान के समाज के साथ लड़ने के लिए जब तैयार रहेगा तो समाज कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं तो साशंक हूं, क्योंकि आज समाज व्यक्ति और खुद में इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि देश की समस्या उसको अपनी समस्या नहीं लग रही है। लेकिन यहां तो देश का सामूहिक तौर पर नुकसान होने के पहले व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति का भी नुकसान शुरू होने वाला है। और इसलिए आज के बिंदास में आप कॉल करके हमेशा की तरह अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी और हमारे विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। आतंकवाद आज न केवल भारत के लिए नासूर बन गया है, बल्कि आतंकवाद की समस्या से आज पूरा विश्व त्रस्त है। आज हमारे समाज की जो स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा बेशक ये कहा जा सकता है कि आईएस की बर्बरता से निपटने के लिए समाज तैयार नहीं है। आज देखा जाता है कि देश में एकता की कमी है, देश की जनता आपसी झगड़ों में ही उलझी हुई है, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। ऐसे में हमारा समाज आईएस जैसे बड़े खतरे से निपटने के लिए मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है। आज जो हाल आईएस के आतंकियों ने इराक और सीरिया में किया है, वही हाल भारत का भी होगा। आतंकियों का मकसद ही भारत में तबाही मचाना है, भारत की धरोहर को नष्ट करना है। जिस प्रकार से आईएस महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, जिस तरह से महिलाओं को बेचा जा रहा है, उनकी बोली लगाई जा रही है, वही भयावह स्थिति हमारे देश की भी हो जाएगी। समाज में अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। आज देश की जनता मानसिक और शारीरिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है जिससे वो आतंकियों का सामना कर सके। बेशक आज अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी फौज ने सीरिया और इराक में आईएस के कब्जे से कुछ हिस्से दोबारा हासिल किए हैं, लेकिन आईएस के खिलाफ अब तक अमेरिकी फौज आईएस का सफाया पूरी तरह से नहीं कर सकी है। तो ऐसे में हमारे देश की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकी जिस प्रकार से दुनिया में दहशत का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से कत्लेआम करते हैं, उसे देखते हुए उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनकी साजिशें भारत के युवाओं को आईएस से जोड़ना है। आईएस अब पूरी तरह से भारत को अपना निशाना बनाना चाहता है और अमेरिका से अपनी लड़ाई को भारत की तरफ मोड़कर महायुद्ध में बदलने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जो खुद भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वो खुद आईएस के लिए भी खाद पानी मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में भारतीय समाज को पूरी तरह से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिन पाकिस्तानी झंडे के साथ आईएस के झंडे लहराए गए, वो सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि भारत में आईएस अपनी पैठ जमा चुका है, बल्कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरे देश को अपना निशाना बनाना चाहता है। सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर समाज आज आईएस से निपटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से आईएस का उभार हुआ है, वो सिर्फ हिंसा और हथियारों के दम पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास तरह की कट्टरता भी है जो पूरी दुनिया को मध्य युग की ओर ले जाना चाहती है। और भारत के लिए असली चुनौती
आईएस की इसी कट्टरता से निपटने की है। निश्चित तौर पर समय आ गया है कि समाज इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। लेखक और ऐसे इसी विषय पर काम करने वाले पंकज के सिंह, जो कि समर्थ भारत इस पुस्तक के लेखक है, वो भी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। हमारे साथ अमेरिका से नारायण कटारिया जी भी जुड़े हुए हैं। नारायण कटारिया जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नारायण कटारिया जी से करते हैं। कटारिया जी, आईएस ने भारत में आने की घोषणा की है। हम तो पहले से कह रहे थे कि आईएस ने तो भारत में ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है और उसके तमाम स्लीपर सेल भारत के हर गांव शहर तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन शुरू करने की बस बारी है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? हाँ जी, सूरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। ये जो ग्रुप है आईएसआई, जिसके बारे में आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत भारी डेंजरस ग्रुप है। और इन लोगों के साथ आजकल बोको हराम एक दूसरा ग्रुप है नाइजीरिया का, वो मिल गया है। और उन लोगों ने 10,000 से ज़्यादा लोगों का खून किया है। और वो लोग 300 क्रिश्चियन लड़कियों को उठा के लेके गए थे और उनको सेक्स स्लेव बना के रखा है। और आईएसआई के साथ आजकल पाकिस्तान के तालिबानों के काफ़ी ग्रुप भी मिल गए हैं। सो ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा डेंजरस और पावरफुल ग्रुप हो गया है। आज अभी अब न्यूज़ आ रही है, मैंने अभी पढ़ी, एक हफिंगटन पोस्ट यहाँ से एक निकलती है, उस पोस्ट ने लिखा है कि इन लोगों ने फैसला किया है। तो पहले ये जो आईएसआई के लोग हैं, ये मक्के और मदीने को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो मक्के मदीने को इसीलिए वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान जाके पत्थर की पूजा करते हैं और ये बोलते हैं कि वो इस्लाम में अलाउ नहीं है, वो इस्लाम का झूठा फॉर्म है। और ये बोलते हैं हम सच्चा इस्लाम यही है कि पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए और मक्के और मदीने को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और ये लोगों ने, इनका जो लीडर है, उनका जो नाम है बगदादी है, अबू बकर बगदादी, उसने कहा कि इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स हैं उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो है बड़ा खतरा हो रहा है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट अब आ गई है कि ये लोग पहले तो चाहते थे कि इंडिविजुअल लोग या 2-4 ग्रुप लोग मिलके किसी का खून कर दे, मार दे। आजकल उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पूरी बदल कर दी है। अभी वो केमिकल वेपन्स यूज करने वाले हैं और पूरी की मास कैजुअलिटी, जैसे हजारों में लोग मर जाएं, तो ये सारा काम करने वाले हैं। और ये ग्रुप जो है बड़ा डिस्ट्रक्टिव, बड़ा पावरफुल, बड़ा डेंजरस है। और ये पहले तो इनका शिकार होने वाले हैं मुसलमान, क्योंकि ये जो मुसलमान जिस तरह से अभी हैं, या जो सऊदी अरेबिया, अब देखो सऊदी अरेबिया ने, आपको पता होगा, लास्ट ईयर 25,000 प्रीचर को भेजा था इंडिया में। उन लोगों को कहा था कि जाके इस्लाम को स्प्रेड करो। वो वीज़ा लेके आए थे इंडिया में इस्लाम स्प्रेड करने। सऊदी अरेबिया ने 1700 करोड़ भेजा है। और इंडिया के अंदर अभी 200 मिलियन मुसलमान हैं। टोटल मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में 1.5 बिलियन है, उसमें से 550 मिलियन मुसलमान इंडिया में रहते हैं। और वो सारे उन मुसलमानों में से काफ़ी मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान हैं, या ऐसे थोड़े हैं, या जैसे बॉम्बे में एक जुबीर अहमद को पकड़ा गया। जो जिस प्रकार से कटारिया जी सिया लोगों के साथ भी जो वो हत्याएं उनकी करते हैं, ये भारत में भी करेंगे या करेंगे? ये छोड़ेंगे नहीं, ये शिया को नहीं, ये तो काफी लोगों को, सब लोगों को खत्म करेंगे। ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं। चलिए, हम कटारिया जी, आपने विषय लिया इसलिए हम आज सिया की तरफ गए थे। कल का हमारा बिंदास का विषय ही यह है कि गैर मुसलमानों का और सिया का आईएस क्या करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, अमेरिका के खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की बात भी कटारिया जी ने की है। भारत सरकार के भी खुफिया रिपोर्ट आई है और पिछले दिनों भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ भी बैठक हुई है। आप इसको प्राइमरी लेवल पर समाज के तौर पर कैसा देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि आईएस के लिए इस वक्त जो सबसे लुक्रेटिव और सबसे बड़ा टारगेट और उनका सबसे बड़ा निशाना यह भारतवर्ष है, पहली बात। दूसरी बात, यह कटु सत्य है
कि भारतीय समाज आज तैयार नहीं है आईएस के थ्रेट को झेलने के लिए या उसका सामना करने के लिए। हम डिवाइडेड हैं, हमारा युवा डिवाइडेड है, हमारा प्रौढ़ डिवाइडेड है, हमारी महिलाएं डिवाइडेड हैं, हमारा नागरिक डिवाइडेड है, और हमारे यहाँ राजनीति, वोट बैंक, कास्ट, रिलीजन, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन ये ढांचा हमारा इतना अभी इन्फेक्टेड हो गया है कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन से कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही डिवाइडेड हम हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, सॉलिडेरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वहाँ पर राजनीति आगे बढ़ के आ रही है और समाज में डिवीजन और डिवाइसिव जो एक एक मुद्दे पर बात वो आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ समर्थ भारत पुस्तक लिखने वाले पंकज सिंह जी भी है लेखक के तौर पर। पंकज जी, समर्थ भारत होना चाहिए ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आज जो असमर्थता है ये तो बिल्कुल आईएस के सामने सरेंडर होने जैसी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुरेश जी। आईएस वास्तव में इसका खतरा तो आप अगर देखें पिछले कुछ वर्षों में तो संपूर्ण विश्व में है। ये एक ऐसा संगठन है जो इस 21वीं शताब्दी को पलट के हमें 12वीं शताब्दी में लिए जा रहा है। भारत के विषय में इसका खतरा इसलिए ज़्यादा और अधिक है क्योंकि जिस प्रकार से आईएस आप देखेंगे उसकी जो सीमाएं हैं इराक और सीरिया में, करीबन 600 किलोमीटर के क्षेत्र को उसने कवर कर लिया है और बड़े योजनाबद्ध ढंग से वो मिडिल ईस्ट से होते हुए वेस्टर्न एशिया को पार करते हुए, अफगानिस्तान को पार करते हुए, वेस्टर्न पाकिस्तान की रास्तों से होते हुए इंडिया में प्रवेश करना चाह रहा है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम इस परिस्थिति का मुकाबला करें। और हम आज के एपिसोड में सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने कल कर ली है। आज हमारा विषय समाज कितना तैयार है यह है। देखिए, भारतीय समाज जो है सदैव से ही हम लोग की एक मनोदशा रही है भारत में कि जब तक हमारे सामने विपत्ति पूरी तरह से आकर नहीं खड़ी हो जाती हम लोग जगते नहीं हैं। ये हमारा समाज है। दूसरी बात यह कि समाज को वास्तव में ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी कार्य केवल सरकार के करने से, सिस्टम के करने से, एडमिनिस्ट्रेशन के करने से पूरी तौर पे अंजाम तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल, नागरिकों का, समाज का उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। देश में हमको, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें एक जो डिसिप्लिन देश के अंदर होता है, एक जो सिविक सेंस होता है, वो इस देश में इसकी बहुत कमी है। आज भी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम अपने बच्चों को आर्मी एजुकेशन नहीं देते, उनकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें कोई समझ नहीं है। अगर सच्चाई तो यह है कि अगर कोई टेररिस्ट आज हमारी सोसाइटी में, हमारे किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में रहता है तो वो कई बरस रह ले, लेकिन हमारे पड़ोसी ये जान नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पे रह रहा था। वो तब जान पाएंगे जब उसकी पिक्चर कहीं वो गिरफ्तार होके, कहीं अरेस्ट होके, कहीं वो दिखाई पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग, हमारे देश में तो ग्रूमिंग नहीं है, उनको इस तरह के मुद्दों पे प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। इस विषय में हम लोग को खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो इस्टेब्लिश, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, जापान है, इनसे सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से वो बचपन से मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कटारिया जी के पास चलते। कटारिया जी, पंकज जी जैसे बोल रहे कि समाज की तुलना अगर हम करें तो अमेरिकन समाज और भारतीय समाज आईएस के लिए लड़ने के तुलना में आप कैसे इसको कंपेयर करेंगे? सुरेश जी, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं इसीलिए कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि आवाज़ आज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अमेरिकन जो समाज है वो समाज जितना तैयार है उतना भारतीय समाज तैयार नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। आप कैसा देखते हैं इसको? नहीं, आपने जो कहा एकदम परफेक्ट कहा। इंडिया के समाज जो है वो एकदम तैयार नहीं है। यहाँ पता है अमेरिका में जितने भी लोग हैं जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन, उनको बताया गया है कि कब भी ऐसा कोई घटना हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए। यहाँ हर एक स्टेशन पर, रोड में, सब जगह ये लिखा हुआ है, सी समथिंग से समथिंग। इसका मतलब अगर कोई भी आप पैकेट देख रहे हो, कहीं पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है बम है उसके अंदर, तो एकदम कॉल सो एंड सो नंबर ऐसा लिखा है 1-800 नंबर 00, उनको फ़ोन करके बताओ जल्दी से कि यहाँ एक पैकेट पड़ा है, डाउटफुल केस है। इसलिए पुलिस 15 मिनट में, 2 मिनट में उधर पहुँच जाती है। और ऐसी चीज़ें सारे शहर को पता है
और कहीं भी कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर घूमता है तो उनको इमीडिएट, अगर कोई बात भी सुनते हैं, लोग बैठे हैं कहीं वहाँ 2-4 लोग बैठे हैं जो बात करते हैं कि हम टेररिज्म करेंगे, हम बम करेंगे, ऐसी अगर कोई थोड़ी सी बात भी उनके सुनने में आए तो सारी की सारी पब्लिक एकदम कंप्लीटली अवेयर है और उनकी ड्यूटी है और जल्दी जल्दी वो दौड़ेंगे और दे विल कॉल दैट नंबर। तो मेरे ख्याल से इंडिया की पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है, और अवेयर वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इंडियन पब्लिक को इंडियन मीडिया राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। वो इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के नींद में घसीटने की कोशिश कर रहा है और वो जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के लिए मेरे ख्याल से आपकी टीवी है जो इंडिया में मेरे ख्याल से है जो काम करती है और लोगों को जगा रही है। दूसरे मीडिया वाले इतना काम नहीं करते, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जिसमें पब्लिक को उठाया जाए और पब्लिक ऐसी चीज़ों को, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए तैयार हो जाए या गवर्नमेंट को बता दे कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद कटारिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम दिया। मिश्रा जी की बात चलते हैं। मिश्रा जी, जो बात कटारिया जी कह रहे थे कि वहाँ पर जितना लोगों में देश प्रेम है, जितनी जागरूकता है, जितना प्रशिक्षण सरकार ने समाज को दिया हुआ है, कोई भी घटना कहीं पर हो जाती है तुरंत पता चल जाता है। हमारे यहाँ तो किराए का घर जो आतंकवादी को देते हैं वो मालिक भी अवेयर नहीं है, तो बाकी समाज की कल्पना हम कहाँ पर करें? हमारे समाज में कुछ ऐसा डिवीजन है और कुछ ऐसी एक मनोवृत्ति बन गई है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हमको अवेयरनेस नहीं है उसकी, एक बात। दूसरी बात, हमारा जो समाज का एक डिवीजन है, कुछ तबके ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा और चीज़ों से लेना देना नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस से लेना देना है, हमारे फायदे नुकसान से लेना देना है। तो एक बड़ी पिक्चर जब हम बनाना चाहते हैं तो उसमें समाज का हर आदमी हमारे यहाँ भागीदार नहीं है। बिल्कुल, यह सबसे बड़ी बात है। मुझे याद है अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब आतंकवादियों को पहचानने के लिए एक ऐड निकाला था भारत सरकार ने, और दूरदर्शन पर तब चला था, शायद निजी चैनलों पर मुझे चलने की याद नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पे चला था। तो आतंकवादी भारत में जितने भी पकड़े गए उनका वेश कैसा होता है, इस आधार पर वो ऐड बनी थी, जो कि 100% आतंकवादियों के चेहरे और शरीर या उनकी लाइफस्टाइल जो है उस आधार पे बनी थी। तब यह कहा गया कि ये मुसलमान ही क्यों दिखाए जाते हैं आतंकवादी के रूप में। तो क्या आप ऐसे प्रकार की ऐड, आईएस अगर भारत में अटैक करेगी या आईएस के जो उनके जो सोल्जर है उनका भेष बनाकर अगर आज भारत में कई पोस्टर लगाए जाएंगे ना, तो दूसरे सेकंड में ओवैसी जैसे भोंकने शुरू कर देंगे। बीडी मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसी बहाने से तमाम ऐसे आतंकवादी हैं जिनको शरण मिलती है, पनाह मिलती है, और वो जो उनका एक डिस्क्लोज होने का जो एक जरिया है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि और कंट्रीज में पुलिस की या सोसाइटी की क्या अवेयरनेस है, और उसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरा लड़का ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था और लाइब्रेरी जाता, आफ्टरनून में लाइब्रेरी जाता था। एक दिन वो 1 घंटे पहले गया और पुलिस की जो वैन है वो आ गई। जब पुलिस की वैन आई तो उसने घड़ी देखा, तो पुलिस वैन ने उसको क्वेश्चन किया। तो पुलिस वैन ने यह कहा कि आप घड़ी क्यों देख रहे थे? तो उसने कहा कि आप अक्सर देर से आते हैं, आज जल्दी आ गए इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों देखा। लेकिन जो अवेयरनेस की बात है वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर हर आदमी इस बात का अवेयरनेस है उसको कि क्या होना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ आतंकवादियों का तो छोड़ दीजिए, जो पुलिस के हमारे यहाँ कांस्टेबल हैं, बीट पर हैं, उनको भी नहीं लगता है कि यहाँ पर कौन आदमी नया आया, कौन आदमी पुराना है, किसकी क्या मंशा है और क्या करना चाहता है। और इस मंशा से, इसके कारण तमाम ऐसे पुलिस के लोग हैं जो कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं, और जो उनका बीट है, बीट पर उनका क्या इंटरेस्ट है सिर्फ उसको देखते हैं, समाज का क्या इंटरेस्ट है नहीं देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, और इसको हम उसको अवेयर भी नहीं करा सकते हैं, और न तो सिटीजन्स का कोई दखल है कि हमारे यहाँ पुलिस का काम ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
इस पर भी आगे बढ़ेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी याकूब मेमन को फांसी दी गई, तो सर आज हमारे मुल्ला मौलवी बोलते हैं, हिंदू धर्म गुरु बोलते हैं, हर धर्म गुरु बोलता है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि याकूब मेमन को फांसी हुई, उसके बाद तो उनको दफनाया गया, कौन से धर्म के विषय के उसको दफनाया गया? अगर देश के अंदर ऐसा चलेगा, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो उसको दफनाने का, जलाने का कोई क्रियाक्रम नहीं होना चाहिए। उसकी लाश को तो कहीं ले जाकर फेंक देना चाहिए। रही IAS की बात, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे नेता जो है हिंदुस्तान के, उनको एकजुट होना पड़ेगा और हर समाज को एकजुट होना पड़ेगा। ये अंदर हमारे जो नाइतिफा की है वो हटानी पड़ेगी सर। अगर हम हमारे नेता इनकी कुर्सी के लिए ये देश को कहीं पे भी ले जाके छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी फांसी का कुछ लोगों ने तरफदारी की, 300 ने राष्ट्रपति के पास अर्जी भी भेजी सर, तो ये सब होगा तो दुश्मन हम पर हमला करेंगे सर। ये तय है सर। जब तक हम एक ना होंगे, हमारे नेता एक नहीं होंगे सर। यही कहना था सर मुझे बस। इकबाल भाई आप लाइन पे बने रहिए। मेरा आपको ये सवाल है, क्योंकि आप एक राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जिस प्रकार की लड़ाई IS के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, उसमें मुसलमानों को भ्रमित करने वाले ज्यादा और मार्गदर्शन करने वाले कम, ऐसा वास्तव है या नहीं है? हाँ मैं मानता हूँ सर। मैं मानता हूँ, बहुत से है सर ऐसे होंगे जो देश के दुश्मन है सर, होंगे, बहुत है। उनका बंदोबस्त कैसा करेंगे? है उनका बंदोबस्त कैसा करेंगे? उनका बंदोबस्त हमारी सरकार करे और हम हिंदू और मुसलमान एक होकर उनको देश से निकाल दे बस। हम नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक, हमारे देश के वफादार नहीं बनेंगे, नेता के भरोसे हम बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा सर। जब तक हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक नहीं होंगे, ये नेता हमको कहीं पे भी ले जाके बेच देंगे। इनका भरोसा ना करे, चाहे मुसलमान नेता हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो या उसका भाई हो या किसी भी नेता हो सर, ये सब देश के दुश्मन है। हमको हिंदुस्तानी बनकर लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मुझे 3 बातें कहनी है कि हम क्यों तैयार नहीं है IS जैसे आतंकवादी संगठन से निपटने के लिए भारतीय समाज। सबसे मेन बात यह कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से कंट्रोल और उस हिसाब से जीवन जीने का ही एक निश्चित मानदंड से चलते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी IS से ज्यादा नेता और पुलिस से डरा हुआ है। जैसे अभी अमिताभ ठाकुर जी का काम हुआ, तो इस तरीके से ऐसे जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको नेता और पुलिस इस तरह से रोकती है। और तीसरी बात, अभी जो पंकज जी ने भी कहा कि इजराइल, अमेरिका, जापान, ऐसे देशों से हम लोगों को सीखना चाहिए। आम जनता को, सरकार को शिक्षा देनी चाहिए कि हम आतंकवादी को कैसे पहचाने, उनके लिए अवेयरनेस, अलर्टनेस, ये सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश का सारा वर्ग सीखेगा, समझेगा और जागते रहेगा तो निश्चित तौर पर इस बड़े से बड़े खतरे को भी हम वापस करेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों का ये शौर्य हमारे साथ है। लेकिन इस तैयारी पे और भी नजर डालेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए IS का भारत पर आक्रमण पार्ट 2। और कितना तैयार है हिंदुस्तान का ये समाज ऐसी दरिंदगी वाली शैतानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टकराने के लिए, युद्ध करने के लिए। और अब का चित्र ये दिख रहा है कि तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार, क्या कारण है, इस पर भी हम नजर डाल रहे हैं और इसके साथ साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि इसको तैयार कैसे किया जा सकता है। हम पहले IS का विस्तार कैसे हुआ इसको समझते हैं, जिसके आधार पर हम यह समझ पाएंगे कि ये भारत में कैसे फैलेगी। IS कैसे विस्तार कर रहा है, कैसे आसानी से सुन्नी मुसलमान IS के जाल में फंस रहे हैं, क्यों युवाओं को IS की विचारधारा आकर्षित कर रही है।
दरअसल आईएस युवाओं को हर तरह के गैर कानूनी काम करने की आजादी दे रहा है और इस्लाम के नाम पर उन्हें सही भी ठहरा रहा है। आईएस युवा लड़कों को बता रहा है, मासूमों का कत्ल करके एंजॉय करो, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करो, आपको कोई कानून सजा नहीं दे सकता। ऐसे में दुनिया भर के वो युवा आईएस की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। आईएस मुसलमानों को बता रहा है, हम फिर से इस्लाम के स्वर्ण युग की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सभी मुसलमान आईएस के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। इसके बाद ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों के मुस्लिम युवक युवतियां आईएस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ आईएस के क्रूरता को देखकर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें काफिर बताकर मारा जा रहा है। आईएस के विस्तार का सबसे खतरनाक जरिया बना हुआ है सोशल साइट है। सोशल साइटों के जरिए आईएस उन मुस्लिम युवकों से संपर्क करता है जो आईएस की विचारधारा से थोड़े भी प्रभावित हैं। आईएस युवाओं को हर वो लालच देता है जो आज के युवाओं को आकर्षित करते हैं। वैसे आईएस ने अपनी शुरुआत सीरिया से की, जहां सालों से गृहयुद्ध चल रहा है। इसके बाद आईएस ने शिया बहुल इराक पर हमला करके अपने वैश्विक स्वरूप के दर्शन कराए। इराक में आईएस ने यजीदियों को अपना सबसे पहला टारगेट बनाया, क्योंकि यजीदी अकेले और दुनिया से अलग रहते हैं। ऐसे में उन्हें आसान टारगेट मिल गया। 5000 यजीदियों का कत्लेआम किया, उनकी बच्चियों और महिलाओं को बंदी बनाकर उनका गैंगरेप किया। यजीदी बच्चियों को मंडी लगाकर और कपड़े उतार कर बेचा। पहले इन बच्चियों और महिलाओं को आईएस लड़ा के रेप करते हैं, फिर बेच देते हैं। ये कई मुस्लिम युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। आईएस इंटरनेट के जरिए लोगों के कत्लेआम के वीडियो दुनिया को भेज रहा है। इसी के साथ वो अपने कृत्यों को सही ठहराने की भी कोशिश करता है। आज आईएस से लड़ने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कई देश हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन आईएस अपने आप को फिर भी आगे बढ़ा रहा है। आईएस का विस्तार भारत में हो रहा है और वो जाति और खास करके सुन्नी संप्रदाय के मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में फैल रहा है। क्या भारत में भी अपने हथियार को इसी तरीके से फैलाएगा? क्या रहेगा? इस पर कल बात करेंगे, लेकिन विस्तार की तैयारी में हिंदुस्तान कितना तैयार है, इस पर अभी बात कर लेते हैं। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, विस्तार का जो स्पीड आईएस का है, ये शायद ही दुनिया में अब तक किसी दरिंदे से दरिंदे बादशाह ने भी इतने कम समय में 11 साल में 11 देशों को इतने कम समय में काबिज नहीं किया। ऐसे में ये गति, और हम अगर समाज को तैयार करने की भी गति भले ही शुरू कर दे, तो ये गति में बहुत बड़ी विषमता नहीं दिखती? बहुत सही बात है, क्योंकि आईएस इतना डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और इतना इसका अट्रैक्शन जो सुन्नी युवा हैं, और सुन्नी के अलावा कुछ ऐसे और लोग भी हैं जो कि संप्रदाय से संपर्क रखते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत डेंजरस है। और इसमें जो ये इनका एक तारतम्य बन गया है कि ये रिवर्स करना चाहते हैं और उस सभ्यता को लाना चाहते हैं जहां पर औरतें बिकती थी, औरतों का रेप होता था, औरतों का कोई स्थान नहीं होता था और छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम सिखाया जाता था। ये जो युवा में एक अट्रैक्शन डाल रहे हैं सोशल मीडिया से, बहुत डेंजरस है। मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे पहले जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, इनको यह समझना पड़ेगा कि ये भेड़िया हमारे दरवाजे पर खड़ा हो गया है और यह हम सबको ये परास्त कर देगा। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये होनी चाहिए, सिर्फ राजनीति, धर्म, कास्ट या रीजन के हिसाब से जो हमारे यहाँ हो रही राजनीति, ये डेंजरस है और ये सबसे बड़ा कारण है। एक दूसरा, समाज हमारे यहाँ इस तरीके से दबा हुआ है कि कोई भी चीज़ होती है, किसी भी शहर में होती है, नागरिक यह समझते हैं कि यह पुलिस का काम है, यह सरकार का काम है, यह एसडीओ का काम है, यह कलेक्टर का काम है, और वो विमुख होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं, न शेयर करते हैं, न आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने देखा डोडा में, उधमपुर में, जहां पर 2 युवकों ने एक आतंकवादी को अपने बलबूते उसकी राइफल को छीना, उसको धर दबोचा और सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंड ओवर किया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उदाहरण है मिश्रा जी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है और ऐसा कार्य करने वाले को पुरस्कृत करना चाहिए। वीडियोकॉन के जो धूत है, उन्होंने उसको 5 लाख रुपए का चेक भेजा है। हम भी उसको आज़ादी के दिन सम्मानित करना चाहते हो। देश भर के लोगों ने ऐसे लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए और ऐसा अपने अपने क्षेत्रों में करने वाले लोगों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर पूर्व सैनिकों को
देश के अन्य हिस्सों से वहां प्रायोरिटी से बिठाया जाए या स्थापित किया जाए, तो वो एक फॉर्मूला कारगर नहीं हो सकता क्या? युवा, आज के दिन में हमारे युवा में वो ग्रिट नहीं आ रहा है, वो डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है कि हमको जो सामाजिक इविल है, जो हमारे समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उससे हम लड़ें। प्रेरणा युवा को करनी है, और ये स्कूल से होना चाहिए, कॉलेज से होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, क्योंकि यही युवा यही लड़ाई कर सकते हैं, यही देश के नागरिक हैं, यही देश की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज का ज्यादातर जो युवा है वो तो सनी लियोन में फंसा हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है कि पॉलिटिक्स आज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इलेक्शन के जरिए और तमाम पार्टीज के प्रोत्साहन के जरिए उनको हम तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। होना मैं ये पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, हम स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहे हैं बीच में, उस वीडियो में बामियान की मूर्तियां है। आपको याद होगा, ये अलकायदा ने अफगानिस्तान में जो 3500 साल पुरानी मूर्तियां है, इसको तोड़ा। हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं कि इसी प्रकार का काम आईएस जिन 11 देशों में गई है, वहाँ पर वहाँ के महापुरुषों की अभी जो मूर्तियाँ है, वहाँ तो दूसरे भगवानों की संभावना कम है, लेकिन जो महापुरुषों की मूर्तियाँ उनको भी तोड़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में दिखाते हैं, ये है जो वहाँ पर विभिन्न म्यूजियम बने हुए, जो कि उनके ही पुरखों के शौर्य की गाथा बताने वाले म्यूजियम है। वहाँ के राजाओं के, शाह के, प्रशासकों के, राष्ट्रपतियों के या आर्मी चीफ के वहाँ पर ये मूर्तियाँ लगी हैं, इनको भी तोड़ा जा रहा है। एक समाजशास्त्री होने के नाते आप समर्थ भारत पुस्तक लिख रहे हैं, भारत के मंदिर कितने सुरक्षित है आईएस के इन हमलों से? देखिए, ये जो आईएस का जो काम चल रहा है, इन्होंने बड़ी तेजी से इराक और सीरिया से लेके अफगानिस्तान तक इतनी हिस्टोरिकल जगह थी, इतनी ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे, सभी धर्मों के जो प्रतीक थे उनका इन्होंने नाश कर दिया। वास्तव में ये जो दूसरे जो अन्य धर्म हैं, जिनमें भी जो भी सिद्धांत, जो भी चीज़ों को, जो भी क्राइम्स को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो भी गलत बातों को, उन्होंने तो इनकी व्याख्या में तो वो लेजिटिमेट हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें तो अपनी सुरक्षा के विषय में ध्यान केंद्रित करना है कि किस प्रकार से हम भारत के नागरिकों को जागरूक बनाएं। नहीं, मैं उसी कड़ी में आपको ये कह रहा हूं कि भारत में मंदिर जो थे, हमारे सामर्थ्य के केंद्र कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, वैचारिक सामर्थ्य हो या शारीरिक सामर्थ्य हो, मानसिक सामर्थ्य हो। आज मंदिरों की स्थिति तो बस एक डिस्प्ले सेंटर जैसी हो गई है। वहाँ पर जाइए, घंटा बजाइए, प्रदक्षिणा, अगर आप दक्षिणा डालते हैं तो आपको थोड़ा मोटा प्रसाद मिलेगा, गले में माला मिलेगी, आप दर्शन के लिए आगे चले जाइए। पंडित जी या वहां पर पंडितों का वैसा इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो धर्म के क्षेत्र में सुधार न के बराबर हुए हैं। हम लोग जिस प्रकार के पाखंडों में घिरे हुए हैं, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे कि देश की जो जनता है, देश का पूरा जो समाज है, वो एकजुट नहीं हो पाता। विश्व के अन्य धर्मों में जहां अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, वहीं भारत में इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं हो रही है। बिल्कुल। इतनी अधिक संख्या में समाज, जातियों में, वर्गों में, अलग अलग पूजा पद्धतियों में बटा हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना का विकास ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। और जब तक ये राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं होगा, हम इतने बड़े खतरों से निपटने के लायक अपने आप को सक्षम नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। और इसलिए राष्ट्रीय चेतना जरूरी है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। बोलिए दीनदयाल जी। बात ऐसे है कि आपने ये मुद्दा बहुत बढ़िया है। बात हमारे जो आदमी हिंदुस्तान में बैठा है, अगर उसको पता भी चलता है कि ये फलां आदमी, इसको ये लगता है को गलत गतिविधि में शामिल है, तो जो पुलिस या कानून है वो उसी को चक्कर में लेके उसी के ऊपर उसी को घुमाते रहते हैं, फिर उसको वो परेशान करते हैं। यहाँ बिल्कुल अलग बात है। आप सेल फोन से कहीं भी टेलीफोन कर दो कि फलां टेलीफोन कर दो कि ये बात यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है या ऐसा हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता। नंबर 2, जो आदमी आप पकड़ते हो, जैसे अभी उधमपुर में पकड़ा है, उसको उठाकर
उसके ऊपर वेट करने के लिए 20 साल लग जाए कानून को उसको सजा देने के लिए, ये भी गलत है। 1 महीने में ही उसका काम हो जाना चाहिए, तो ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो हमारी पब्लिक है उसके ऊपर कोई खर्चा ना पड़े। ये तो 20 साल तक रखेंगे, उसके बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, रात को फिर बोलेंगे खोलो सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, ये कोई कानून है? धन्यवाद। कानून हम मिश्रा जी के पास चलते, बीडी मिश्रा जी जो बात यहाँ पर कर रहे थे कि वहाँ पर जो क्विक रिस्पांस की सिस्टम है पुलिस की, हमारा उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले दिनों याकूब का ये जो सारा मैटर चल रहा था या ओवैसी का चल रहा था, उन दिनों में सुदर्शन के कैंपस के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया। तो हमने यहाँ पर नाइट में जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको बोल के रखा था कि आप 100 नंबर पे फ़ोन करो। जब 100 पे फ़ोन किया तो पहले तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आया, और जब समझ में आया तो उसने कहा कि कुछ चोरी बीरी हुई है आपके यहाँ पर। उसने कहा नहीं। बोले अगर चोरी नहीं हुई तो फ़ोन क्यों किया? तो इसने कहा कि भाई जो सामने वाला कुछ करेगा उसके बाद मैं फ़ोन करूं। तो 100 नंबर का वो ऑपरेटर बोलता है कि हाँ कुछ होगा तब फ़ोन करना। अब बताइए, अगर ये रिस्पॉन्स है 100 नंबर का तो आप कैसे लड़ेंगे? शायद एक बात आप और नहीं बताए। अब जब पीसीआर कहीं आता है तो पीसीआर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जहां पर जाए वहां से जितने लोग हैं उनको 100 रुपए कम से कम मिलना चाहिए। इसका मैं भुक्तभोगी हूं, क्योंकि हमारे कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने पीसीआर को बुलाया और पीसीआर आके कहता है अब खाने पीने का खर्चा दो। यहां पर पीसीआर और 100 नंबर पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग आए और मदद की दृष्टि से आए। बहुत अफसोस की बात है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में रहा हूं और मैं नेशनलिस्ट हूं और मुझे सुरक्षा के बारे में हमेशा चिंता रहती है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि पुलिस का रिस्पांस बिल्कुल सेक्टेरियन होता है और इसका रिस्पांस इसलिए होता है कि उनका कुछ हो, एक बात। दूसरा, जो कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री इस खतरे को नंबर 2 खतरा मानता हूं आईएसआईएस से। जो हमारी माताएं बहनें हैं, मैं बताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, वो सबसे पहले टारगेट आईएसआईएस की होंगी। क्योंकि आपने एजदीज का देखा, कुर्स का देखा, औरतों की नीलामी देखी और अत्याचार देखा उन पर। मैं कहता हूं कि अगर हमारा समाज सुसंगठित नहीं होगा और इस खतरे को रियलाइज नहीं करेगा तो हमारा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि बीडी मिश्रा जी आप सेम बात करें। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में गया था जहां पर काफ़ी भगिनियां थी, युवा भगिनियां थी। मैंने उनको यही बात कही कि आईएएस आने के बाद सबसे पहला खतरा अगर किसी को है तो लक्ष्य, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको भी है और जो सुंदर महिलाएं हैं वो है, वो किसी भी धर्म की हो। और हम ये कार्यक्रम क्या केवल हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के लिए कर रहे। तो किसी भी धर्म की महिलाएं क्यों ना हो, उन महिलाओं को पहले तो कपड़े पहनने से शुरुआत हो जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में स्वात वैली में तमाम ऐसी महिलाएं थीं जिनको फोर्स किया गया कि वो लश्कर तैयबा के लोगों से शादी करें और उन्होंने नहीं किया तो उनको कोड़े लगाए गए। इसके तमाम वीडियो बने। तो कोई महफूज नहीं है, हम और इसको रियलाइज करना पड़ेगा। विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं, इसको फुल करते हैं। कल हमने इसको दिखाया था, आज फिर दिखा रहे हैं कैसे महिलाओं के खिलाफ है आईएएस। देखिए ये महिलाओं की मंडी लगी हुई है, यहाँ पर उनको बांध के रखा है। नीले आंखों वाली का रेट अलग है, वहां पर काली आंखों वाली का अलग है, उम्र के लिहाज से अलग है। ये महिलाओं का दुश्मन नंबर 1 संगठन क्या कर रहा है महिलाओं का। ये देखिए, ये मंडी लगी है और ये कोई एक जगह नहीं लगी है, ये खुलेआम उन 11 देशों के हजारों जगह पर लग रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है और हम आपको दिखा भी चुके। आप देखिए, ना केवल देखिए बल्कि शेयर करिए, लोगों को भेजिए। वो लोग जो सुंदरता में और मेकअप में ज़्यादा व्यस्त है वो सबसे पहले खतरे पे है, और वही लोग हैं जो देश के मेकअप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए, क्या कहना है आपको? अरे मुझे आवाज नहीं आ रहा है, आप सामने से रिस्पांस आना चाहिए ना हमें। चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, मैं शादाब बोल रहा हूँ कानपुर से। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान यहाँ रहते हैं उन सबको सबसे पहले एक हिंदुस्तानी होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब धर्म से उड़ के सबसे पहले हिंदुस्तानी होना चाहिए। और जिस दिन हम सब मुसलमान, हिंदू और सिख ईसाई जितने भी हैं सब एक हो जाएंगे तो ये ISI हो चाहे जितने बड़े भी आतंकवाद कोई गिरोह हो, ये हमारे देश में जरा सा भी मतलब कदम नहीं रख सकते हैं। सर मुझे यही कहना था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। अगर आतंकवादी को छोड़ना है तो सरकार को चाहिए कि कुछ इनाम दे, कि कोई लश्कर तोबा कमांडर के लिए 2 लाख, इंडियन मुजाहिदीन के लिए 1 लाख, जो स्लीपर सेल को पकड़ा है उसको 50,000, और जो बताए उसका नाम और आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। और ये सीधा NIA से कनेक्टेड हो तो उसका एक संबर हो के सब आदमियों को दिया जाए, तो हो सकता है कि कुछ पैसे की लालच में भी हमको काफी स्लीपर सेल मिल सकते हैं और कोई आतंकवादी बिफोर घटना के पहले ही वो पकड़ा जा सकता है। जब हम लोग करोड़ों अरबों के सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो एक ऐसा इनाम दे देने से सब नागरिक भी जागरूक होगा और हमें बहुत सी स्लीपर सेल और आतंकवादी पकड़े जाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद, अच्छा सजेशन दिया है। बीडी मिश्रा जी, इस पर आपकी क्या कमेंट है? बहुत सही बात है। और मैं ये कहता हूं कि एक चीज़ और करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और सिर्फ अपनी, अगर कहीं उनकी फेल्योर है भी तो उनको फेस करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए, न कि उसको ग्लास ओवर करें। मैं आज फिर भी कहूँगा कि गुरदासपुर के इंसिडेंट में मुझे काफ़ी यह शक है कि आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके कहीं न कहीं स्लीपर सेल में छुपे थे और फिर उन्होंने 5 बजे सुबह हमला करना शुरू किया। जबकि एजेंसीज कह रही हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहे कि वो बॉर्डर क्रॉस किए रात में और फिर आके दिन में आक्रमण किए। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कमियां हैं उसको फेस करना चाहिए और उसको फेस करके उसको करेक्ट करना चाहिए, उसको हाइड नहीं करना चाहिए। बहुत आवश्यक। समाज के लिए एक सजेशन हमारे पास आया कि जरा भगवान की फोटो दिखाइए, मूर्ति दिखाइए। कैसे हमारे पहले भगवान सामर्थ्य की उपासना करते थे। भारत में किसी भी भगवान को देख लीजिए, आप उस भगवान के जितने हाथ होंगे करीब करीब सारे हाथों में आपको कोई ना कोई शस्त्र दिखाई देगा। कोई भी भगवान लीजिए, ये तो हम कुछ ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप कोई भी भगवान लीजिए उसके हाथ में विभिन्न प्रकार के शस्त्र आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई आतंकवादी घुस आए, आतंकवादी तो छोड़िए, आपके घर में कोई सांप घुस आए तो उसको मारने के लिए आपके हमारे घरों में डंडा तक नहीं है। ये सामर्थ्य की कमी है और हम भगवानों से क्या प्रेरणा लेते हैं ये भी देखने लायक है। हालांकि गैर कानूनी तरीके से शस्त्र रखें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। ये भगवान और शस्त्र, हर भगवान का अलग से शस्त्र। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चलिए, शायद कॉलर संपर्क टूट गया, हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है। देखिए, सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ न होना। आज हमारे समाज की स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि हम IS की बर्बरता के खिलाफ लड़ सकें। भारत में ही कुछ अराजक तत्वों का सक्रिय होना, देश के अंदर ही कुछ युवा IS जैसे संगठन में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। भारतीयों में देश प्रेम की भावना की कमी होना, ये साबित हो गया है कि IS का अगला निशाना भारत है। और ऐसे में IS जैसा खूंखार आतंकी संगठन देश के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत न होना, आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं है, जिससे देश की जनता में भी अपने आप को कमजोर महसूस करती है। और जिस प्रकार से IS के आतंकी भारत में अपनी पैठ जमा रहे हैं, उससे हमारा समाज पूरी तरह से कमजोर होता जा रहा है। समाज का बड़े स्तर पर आतंकियों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार न होना, आज जिस प्रकार की स्थिति हमारे समाज की बनी हुई है, ऐसे में हम आतंकवाद का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। समाज आज आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में हम आतंकवाद जैसे मुद्दों की ओर ध्यान ही नहीं देते। हम जरा परिणाम भी देख लेते हैं कि यही रहा तो परिणाम क्या होंगे। इसे हथियार डाल देगा। समाज की स्थिति अगर ऐसे ही कमजोर बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब IS के सामने हमारा समाज खुद ही आत्मसमर्पण कर देगा। देश के अंदर अशांति का माहौल व्याप्त हो जाएगा। आतंकियों से निपटने के लिए देश की जनता तैयार नहीं है।
ऐसे में भारत जैसे अखंड राष्ट्र की स्थिति भी सीरिया जैसी हो जाएगी। देश में अशांति और हिंसा का शिकार हो जाएगा। औरतों का अस्तित्व और उनकी अस्मिता का नाश हो जाएगा। हमारे समाज के कमजोर होने की स्थिति में हमारे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सरेराह महिलाओं की अस्मिता तार तार की जाएगी। सरेआम देश में महिलाओं को बेचा जाएगा। मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। देश का भविष्य कहे जाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में किताबों की बजाय हथियार थमा दिया जाएगा और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। देश की सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान, जिस प्रकार से आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरिया के पलमाइरा में 2000 साल पुरानी शेर की मूर्ति नष्ट की थी, साथ ही कई सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार भारत की सदियों पुरानी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाएगा। भारत के प्राचीन मंदिरों का विनाश कर दिया जाए। मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, जिन परिणाम को हम दिखा रहे हैं, दर्शकों ने भी भेजे हैं, इसमें आप क्या और परिणाम जोड़ेंगे? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि परिणाम में आत्मसमर्पण, इससे कोई भी बचाव नहीं होगा। आत्मसमर्पण के बाद कत्लेआम होगा, यह मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, पहली बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और सुरक्षा के दृष्टि से हमारी जो तैयारी है, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी के विंग में इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन का माहौल 1 महीने चलता है। क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हम सिविल डिफेंस का पखवाड़ा नहीं कर सकते हैं? हम 15 दिन के लिए। मिश्रा जी, आपको मैं यहाँ रोकता हूँ, आप आगे का पॉइंट बाद में रखिए। आपने कॉलेज का नाम लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने रिसर्च किया है, आईएस सबसे पहले अगर कहीं पर अटैक करता है तो लड़कियों के हॉस्टलों पे करता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदर और कम उम्र की लड़कियाँ रहती हैं। शादीशुदा या घरों में इधर उधर ढूंढने से ज़्यादा हॉस्टलों में, लड़कियों के हॉस्टल पर अटैक करता है। जो 11 देशों की मैं लिस्ट देख रहा था, उनमें जो कॉमन अटैक मुझे दिखाई दिया है, वो कॉमन अटैक हॉस्टल है। वहाँ से लड़कियों को उठाकर बाकायदा उनके जो केंद्र होते हैं, तंबू या जहाँ पर कैंप लगे होते हैं, वहाँ पर लेके जाया जाता है। जो लड़कियाँ तैयार नहीं होती गैंग रेप के लिए, उन लड़कियों को मार दिया जाता है या बेचा जाता है। ये कॉलेज कैंपस का मैं बता रहा हूँ। आप आगे कंटिन्यू करिए। सिक्योरिटी फोर्टनाइट ये बहुत आवश्यक है युवा के लिए, और ये मस्ट होना चाहिए, कंपल्सरी। सबको फौज में तो नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन भारत में कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। क्यों नहीं हम सिक्योरिटी फोर्टनाइट हर क्वार्टर में स्टूडेंट्स के लिए करें और उनको अवेयर कराएं? ये बहुत आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप परिणाम की बात कर रहे हैं, मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर आईएसआईएस पाकिस्तान तक आ गया और आने में उसकी देर नहीं है, तो उनके जो एटॉमिक वेपन्स हैं, सबसे पहला एम आईएसआईएस का एटॉमिक वेपन कैप्चर करना होगा, और उसके बाद जो खतरा होगा उस एटॉमिक वेपन से वो इंडिया पर होगा। मैं समझता हूं कि अवेयरनेस हमारे यहाँ, शायद आपका ही एक चैनल है जो इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये जो आज की परिस्थिति है उसमें पूरे देश को अवेयर होना चाहिए, और पार्लियामेंट में हड़ताल के बजाय, काली पट्टी के बजाय इसके बारे में बात होनी चाहिए। मिश्रा जी, आप जो बात कह रहे हैं, अभी आपने हमारे चैनल की बात की। अब मुझे एक पत्रकार ने आज बताया, मैं कार्यक्रम में गया था शाम 5 बजे, कि जैसे जैसे आईएस भारत के सीमा के पास आ रहा है, वैसे वैसे जो चैनल आईएस के दरिंदगी के खिलाफ पहले कार्यक्रम करते थे, जब वो सीरिया में पहली बार आईएस आया था, वैसे भारत के पास जैसे जैसे आईएस आ रहा है, चैनलों का आईएस के खिलाफ कार्यक्रम करने का परसेंटेज घट रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि आज पूरे चैनल सिर्फ पार्लियामेंट के न चलने के लिए क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर डिबेट हो रहा है, इसको फोकस में लाया जा रहा है। ले जो हमारा इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी और हमारे डेवलपमेंट, सुरक्षा, इसके खिलाफ जो हो रहा है, कोई नहीं इस पर तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल। मैं आप दोनों से एक एक उपाय चाहूंगा। पंकज जी, आप एक उपाय, ठोस उपाय क्या देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि देश के समक्ष बहुत सी चुनौतियां आई हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे हमने चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया। इतना लंबा हमारा स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष है, हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल बाहर किया। हमारे क्रांतिकारियों, शहीदों, बलिदानियों का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। होता क्या है कि इस देश में जो एक अकर्मण्यता सी व्याप्त हो गई है आज़ादी के बाद से, उसके शैक्षणिक कारण रहे हों, चाहे हमारे एक सामाजिक कारण रहे हों, हम लोगों ने थोड़ा अपने सामाजिक सुधारों पर दृष्टि केंद्रित नहीं की।
समाज बढ़ता रहा, उधर ध्यान केंद्रित नहीं किया। हमें जो इस समय करने की आवश्यकता है कि समाज को एकजुट करना है, समाज में चर्चा हो। आज भी हमारे घरों में, सामान्य भारतीय परिवारों में मेरा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। केवल हम लोग जो साधारण भारतीय हैं उधर पोषण में लगे हुए हैं, लाभ और लोभ की एक प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। जब तक हमारा एक राष्ट्रीय चिंतन नहीं होगा, हम राष्ट्र की पहचान से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, और जब तक छोटी छोटी पहचानों में उलझे रहेंगे, हम देश को सशक्त और सामर्थ्यवान रूप में खड़ा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। बीडी मिश्रा जी, एक ठोस उपाय। मैं 1 मिनट लूंगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत में पहला आक्रमण जो हुआ था वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, और तब से लेकर के 1001 से 1027 तक मोहम्मद गजनी आक्रमण किया। 1191 1192 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया। 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। उसके बाद अंग्रेज आए और मकाले ने हमारा सिस्टम बदली कर दिया। मैं यह कहता हूं कि हम हमेशा से, हमारा सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी हमारी स्ट्रांग होती तो हमारे 4 हिस्से न होते। भारत डिवाइडेड हो गया है। तो जरूरत आज ये है उपाय की कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें सिविल डिफेंस, डिफेंस ऑफ नेशन, यह एक अहम सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यह बेसिक क्वालिफिकेशन प्रमोशन के लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद। मैं आप दोनों का आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला और आज की इस एपिसोड में आए। मैं आपका भी आभारी हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में इस कार्यक्रम को रिस्पांस मिल रहा। हमारे यहाँ पर आने वाले जो फ़ोन हैं, उन फ़ोन में धमकियों के कॉल जब ज़्यादा आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कार्यक्रम का रिस्पांस ज़्यादा है। और सोशल मीडिया पर भी जो समर्थक इस कार्यक्रम को प्रमोट करें, मैं उनका आभारी हूँ। इस विषय को एक केवल कार्यक्रम के रूप में ना देखकर हिंदुस्तान को बचाने के मुहिम को तौर पर देखना चाहिए। यह अपील भी मैं आप सब हिंदुस्तानियों से करता हूँ, और हम सब एक होकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए जब तक तैयार होने का मन नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसके उपाय की दिशा में नहीं जा सकते। आज के लिए इतना ही। उपायों के साथ आपको छोड़ चलते हैं। जय हिंद। समाज को सुदृढ़ बनाया जाए। समाज को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है देश में बड़े पैमाने पर आईएस जैसे खूंखार आतंकी से निपटने के लिए मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। देश की महिलाओं को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। देश की महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने और कराटे जैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वो अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हो सकें। बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना पैदा करना। स्कूल में बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करना चाहिए, जिससे वो ऐसे किसी भी संगठन के बहकावे में न आ सके जो देश विरोधी हो। साइबर सेल को मजबूत करना। आंतरिक रूप से समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे देश का साइबर सेल मजबूत हो, जिससे इंटरनेट के जरिए देश का कोई भी युवा आईएस के जाल में न फंस सके।